Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we will cover a flame photometer, and it will be our fifth lecture of the medical lab instrumentation. And we will also cover the content. In content, we have introduction and principle and components of the flame photometer, and how we will operate and what precautions we should know, and also the maintenance of flame photometer. ओके सो पढ़ते हैं फ्लेम फोटोमीटर क्या है। बेसिकली जैसे इसके नाम से आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा लें, ठीक है, कि फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है, इसमें फ्लेम इन्वॉल्व होगी, ठीक है, और फ्लेम से जो मेटल की रेज जो इमिट होगी, ठीक है, उसकी फोटोमेट्री होगी, ठीक है, उसकी जो फोटोन्स होंगे, जो कलर डेवलप होगी, ठीक है, उसकी मेजरमेंट होगी। इसको फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, और एमिशन फ्लेम फोटोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल नेम्स है, ठीक है इसके। अ फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम फोटोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड in inorganic chemical analysis to determine the concentration of certain metals ions, among them sodium, potassium, calcium, lithium, ठीक है। तो इसके थ्रू हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम इनको कंसंट्रेशन की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, कि इनकी जो एनालाइट डिटेक्ट कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसकी क्वांटिटेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम करते हैं वो है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और लिथियम, ठीक है। मोस्टली हम इन चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं फ्लेम फोटोमीटर के थ्रू। तो flame photometer is based on the measurement of intensity of the light emitted when a metal is introduced into a flame, ठीक है। हम आगे डायग्राम में पढ़ेंगे कि ये किस तरह काम करता है फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ पर पता चल जाएगा कि जो मेटल होती है उसको हम किस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लेम में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो इमिटेड लाइट होती है, जो कि जब हम अपने सैंपल को फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें जो हमारी इनलाइट होगी, ठीक है, सैंपल में, वो निबलाइज़र के थ्रू इमिट होगी फ्लेम में, ठीक है। जब ये फ्लेम पर इमिट होगी तो हमारी इनलाइट एनर्जी गेन करेगी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, और इस वजह से वो लाइट इमिट करेगी, वो ग्लो होगी, ठीक है। जब ये लाइट इमिट करेगी तो उसी लाइट की हम मेजरमेंट करते हैं फिर, और जितनी ही हमारी इनलाइट ज़्यादा होगी उतनी जो फ्लेम है उसका कलर चेंज होगा, उतनी हमारी इनलाइट ग्लो होगी, उतनी एनर्जी गेन करेगी, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और इस वजह से ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगी, और जितनी कलर ज़्यादा होगी एंड इट्स मीन कि हमारी जो इनलाइट है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, ठीक है, और उसी कलर को फिर हम मेजर करके हम रिपोर्ट देते हैं। द वेवलेंथ ऑफ कलर टेल्स व्हाट द एलिमेंट इज़, ठीक है। जो वेवलेंथ की हम जो वेवलेंथ होती है उसमें वो हमें क्या बताती है, वो हमें ये बताती है कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, ठीक है, ये सोडियम है, पोटाशियम है या कैल्शियम है, ठीक है, क्योंकि हर एक कलर के लिए अपनी वेवलेंथ है, ठीक है, और हर वेवलेंथ के लिए हमारे पास अपने कलर हैं, हर एक कलर का अपना वेवलेंथ होता है, तो इस वजह से हमें वेवलेंथ से पता चल सकता है कि ये कौन सा एलिमेंट है। वेवलेंथ तो हमें ये बताती है, लेकिन कलर इंटेंसिटी क्या बताती है, द कलर्स इंटेंसिटी टेल अस हाउ मच ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। ये कलर इंटेंसिटी ही बेसिकली क्वांटिटेशन करती है, तो जितनी कलर ज़्यादा होगी उतनी ही हमारे पास हमारे इनलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आगे आप लोगों को फिर भी समझ आ जाएगी। ये फ्लेम फोटोमीटर थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का टॉपिक है, ठीक है, लेकिन आप लोग फोकस रखें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इजी अल्फाज में समझाऊंगा। तो इसकी प्रिंसिपल क्या है, व्हेन अ मेटल इज़ हीटेड इन हॉट पॉट ऑफ अ फ्लेम इट एब्जॉर्ब्स थर्मल एनर्जी एंड शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इनटू आउटर मोस्ट एंड हाई एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। तो मेटल क्या करते हैं, जब मेटल को हम हीट करते हैं हॉट पॉट ऑफ द फ्लेम पर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं, और इस वजह से इसकी जो मॉलिक्यूल है, जो हमारे सैंपल में जो एनालाइट होगी, ठीक है,
फॉर एग्जांपल कैल्शियम है या सोडियम है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे और वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। मेटल्स जो है ना वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिस तरह आप लोगों ने वो लोहे वालों को देखा होगा, ठीक है, कि वो जब लोहे को हीट देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो लूज़ हो जाती है और उस दौरान फिर वो उसको जिस तरह शेप देती है वो शेप उसको दे के उसको बना सकती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी तो हमारे पास बहुत माइनर क्वांटिटी में चूँकि ये मेटल है तो इसके फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स थर्मल एनर्जी एंड शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन इनटू आउटर मोस्ट एंड हाई एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है। ये थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में जो है ना ट्रांसफ़र कर देते हैं और हाई ऑर्बिट्स जिसको कहते हैं, ठीक है। When these are cooled in the cooler part of flame, the absorbed thermal energy is emitted as light energy, ठीक है। जब इसको हम ये जो हम हमारी इनलाइट होगी सैंपल में, ठीक है, उसने एनर्जी थर्मल एनर्जी गेन की होगी, ठीक है। ये जो मेटल का वर्ड ऊपर यूज़ हुआ है उससे मतलब है हमारी इनलाइट जो कि मेटल होगी या तो कैल्शियम होगी या तो सोडियम होगी या तो पोटाशियम होगी या कोई और मेटल हो सकती है, ठीक है। वो जो एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है, जब वो कूल हो जाए वापस कूल होते वक्त जब ये फ्लेम की कूलर पार्ट में आएगी, ठीक है, द एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी इज़ इमिटेड एज अ लाइट एनर्जी। जो एनर्जी इस मेटल ने एब्जॉर्ब की होगी इस एनर्जी को इस लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। ईच एलिमेंट प्रोड्यूस लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक कलर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारे जो एनालाइट होगी वो सोडियम होगी, ठीक है। तो सोडियम का जो है अपना वेवलेंथ है, सोडियम जो लाइट इमिट करेगी उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, पोटाशियम जो लाइट इमिट करेगी उसकी अपनी वेवलेंथ होगी और कैल्शियम जो लाइट इमिट करेगी तो वो उसकी अपनी वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो हमने जो सैंपल डाला हुआ है, ठीक है, वो वाली लाइट इमिट करेगी जो लाइट हमारी प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसमें। एंड द इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, ठीक है। जिस तरह हमने पहले बात की कि जितनी कलर की इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा लाइट इमिट होगी, जितनी ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगी, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि उतनी क्वांटिटी हमारे पास लाइट की ज़्यादा है, ठीक है। सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वेवलेंथ फॉर दैट एलिमेंट एंड मेजरिंग द चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द फ्लेम क्वांटिटेट्स द लाइट, ठीक है। तो क्या करते हैं हम अप्रोप्रिएट वेवलेंथ वाला एलिमेंट फिल्टर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं फॉर दैट एलिमेंट, उसी एलिमेंट के लिए, उसी सब्सटेंस के लिए, उसी इनलाइट के लिए, ठीक है। एंड मेजरिंग द चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं विच वाज इमिटेड बाय द एनालाइट बाय द फ्लेम एंड फ्लेम क्वांटिटेट्स द एनालाइट, ठीक है। और फ्लेम क्या करेगा, इस तरह हम फ्लेम के थ्रू फिर हम अपने लाइट को क्वांटिटेट करते हैं, ठीक है। और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, इमिशन फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है, जिसमें लाइट इमिट होगी और फ्लेम के थ्रू, और उसको हम उसकी जो कलर होगी, फोटो मीन्स कलर, ठीक है, मीटर मीन्स डिटेक्शन, तो इसकी हम फिर इस तरह डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये देख लिया आप लोग वेवलेंथ फॉर कॉमनली मेजर्ड एलिमेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि हमारे इनलाइट सोडियम है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा चूजन वेवलेंथ क्या होगी, 589, ठीक है। 589 ये वेवलेंथ होगी। अगर ये वेवलेंथ होगी तो इससे हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि कलर क्या होगी, येलो होगी, ठीक है। अगर पोटाशियम होगी तो उसकी वेवलेंथ 766 होगी और कलर क्या होगी, डीप रेड। अगर लिथियम होगी तो 671 वेवलेंथ होगी और कलर रेड होगी। अगर कैल्शियम होगी तो उसके लिए 554 वेवलेंथ होगी और कलर क्या होगी, येलो ग्रीन होगी, ठीक है। तो ये आप स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लें, इससे आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोग देख लें, ये हमारे साथ एक एनालाइज़र है, ठीक है, फ्लेम फोटोमीटर है, उसका एक यहाँ पर कैपिलरी पाइप निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम सैंपल सक करवाते हैं, ये सैंपल को सक करके यहाँ पर मिक्सिंग चैम्बर में लाता है, ठीक है। मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है, ये सैंपल जब हम यहाँ पर डालते हैं इसको हमने डाइल्यूट किया होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सैंपल होता है
उसमें प्रोटीन्स होती है, वो मतलब गाढ़ा होता है, हमारी जो प्लाज्मा होगी, ठीक है, प्लाज्मा या सीरम, वो गाढ़ा होती है, ठीक है, और उसको हमने डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूट फॉर्म में हम इसको मशीन को सक करवाते हैं और यहाँ पर मिक्सिंग चैम्बर में इसको मज़ीद मिक्स किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको गैस दिया जाता है, ठीक है, जो कि बर्नर को जलाने में हेल्प करती है, ये जो बर्नर है, ठीक है, और इसके साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है, प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो रिएक्शन नहीं हो सकती। और इस तरह, और ये वाला नीचे जो इधर एक कनेक्शन है, ठीक है, ये ड्रेनेज सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रह जाती है, ठीक है, और जो जिसको मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है और एक्स्ट्रा रह जाती है, तो उसको यहाँ से ड्रेन किया जाता है। और यहाँ पर नेबुलाइज़र होता है, ठीक है, नेबुलाइज़र का काम क्या होता है, नेबुलाइज़र जो हमारी सॉल्यूशन होती है जो मिक्सिंग चैम्बर में होती है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में स्प्रे करती है, ठीक है। स्प्रे कहाँ पर करती है, बर्नर पर स्प्रे करती है। और बर्नर क्या करता है, बर्नर उस स्प्रे में से हमारी एनालाइट होगी, ठीक है, और उसी एनालाइट को यहाँ पर उसको हीट देती है, ठीक है, और हीट के बाद क्या होता है, हमारी जो एनालाइट होती है वो एनर्जी गेन करती है। अगर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है तो तब ही ये एनर्जी गेन करेगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। और हर एक एनालाइट के लिए अलग अलग कलर होता है, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, तो उसके मुताबिक कलर प्रोड्यूस होगी। और कलर क्या होगी, कलर यहाँ पर लेंस पर इमिट होगी, और लेंस क्या करेगा, उसी कलर को कंडेंस करके फ़िल्टर पर थ्रो करेगा। और फ़िल्टर और यहाँ पर या हम मोनोक्रोमेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली जो फ़िल्टर हमने लगाई होती है, ठीक है, यहाँ पर उसी वेवलेंथ वाली लाइट को सिलेक्ट करके उसको फोटो डिटेक्टर पर थ्रो करेगा, ठीक है। और फोटो डिटेक्टर क्या करेगा, उसी लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करके हमें यहाँ पर डिजिटल वैल्यू देगा, ठीक है, एक वैल्यू देगी और वही हमारी रिज़ल्ट होगी, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। एक ये देख ले, ये जो फोटोमीटर होता है वो इसी तरह दिखता है। फोटोमीटर ये जो एक पुरानी टाइप की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि आजकल बहुत कम पाई जाती है। डायग्नोस्टिक लैब में तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आए हैं आजकल इसकी जगह, और ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। जो आजकल के आए हैं वो आप लोगों को विद इन सेकेंड विद इन मिनट्स आपको रिपोर्ट देती है, और इतनी ज़्यादा मतलब मुशक्क़त से इसमें काम करना पड़ता है, ठीक है। और जो आजकल के मशीन्स वगैरह हैं एडवांस प्रिंसिपल्स पे आए हुए होते हैं, और वो बहुत ही आसान होते हैं, और इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी नहीं पड़ती, बस आपने सिंपल सा करवाना होता है मशीन को और उसने डायरेक्ट रिपोर्ट देनी होती है। लेकिन ये इसमें आगे हम इसकी प्रोसीजर पढ़ेंगे। एक लेंथी प्रोसीजर है, ब्लैंक सा करवाना होता है, कंट्रोल सा करवाना होता है, और एक चीज़ कभी दूसरी चीज़, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इसका। तो ये देख लिया आप लोग, ठीक है। ये इसके नॉब्स हैं, इसको पहले हम कैलिब्रेट करते हैं, ब्लैंक सक करवाते हैं, फिर कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, और फिर फ्यूल सक करवाते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं। और ये सारा प्रोसीजर हम आगे पढ़ेंगे, फ़िलहाल आप लोग देख लें। और ये वाला पोर्शन देख लें, ये वाला जो ऊपर इसमें जो है ना हमारे पास बर्नर लगा होता है, ठीक है, और इसमें आग जलती है। ये जो फ्लेम की हम बात करते हैं ना, ये फ्लेम यहाँ पर लगा होता है, और यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर होता है, और यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एमिशन फ्लेम फोटोमीटर। नेबुलाइजर सबसे पहले पढ़ते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लेम फोटोमीटर। इट प्रोवाइड्स अ स्टेडी फाइन स्प्रे ऑफ यूनिफॉर्म साइज ड्रॉपलेट ऑफ अ टेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। जो टेस्ट सोल्यूशन हमने मशीन को सक करवाया होता है, इसके फाइन और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्रोवाइड करते हैं ये नेबुलाइज़र, ठीक है। ये साइड्स पे पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। ये नेबुलाइज़र आप लोगों ने देखे होंगे जो जिस तरह हेयर सैलून में पाए जाते हैं, ठीक है, वो हेयर को गीला करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाले स्पेशलाइज्ड बर्नर नेबुलाइज़र होते हैं, ठीक है, और ये इसी उसमें फिट होते हैं फोटोमीटर में। इट एक्ट्स बाय डायरेक्टिंग अ जेट ऑफ एयर और ऑक्सीजन अंडर द प्रेशर across the end of capillary and other end of which is dipped in the solution. The solution is sucked into the capillary by Venturi effect, ठीक है।
इसका जो नेबुलाइज़र का एक सिरा होता है वो सोल्यूशन में डिप हुआ होता है और एक सिरा होता है वो ओपन होता है, ठीक है। और ये एक ख़ास प्रेशर के थ्रू ये सोल्यूशन को पुश करती है और आगे बर्नर की तरफ फॉरवर्ड करती है, ठीक है। और इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं, इस जो प्रोसेस को, जो ये नेबुलाइज़र जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको वेंचुरी इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है बर्नर, स्पेशली डिज़ाइन गैस बर्नर। बर्नर आप लोगों ने देखे होंगे, जिस तरह वो समोसों वाले होते हैं, ठीक है, उन्होंने एक चूल्हा सा लगाया होता है जिसको बर्नर कहते हैं, ठीक है, और एक प्रेशर के साथ गैस रिलीज़ करती है और आवाज़ भी बहुत तेज़ करती है, शोर करती है, ठीक है। उसी टाइप का होता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का बना होता है जो फ्लेम फोटोमीटर के लिए, और छोटा होता है उनसे, वो तो बड़े होते हैं, वो तो जस्ट मैंने एग्जांपल दी, उससे आप सिर्फ आइडिया लें, ठीक है। तो स्पेशली डिज़ाइंड गैस बर्नर विद अ सीरीज ऑफ होल्स इज़ यूज्ड। इसकी जो बर्नर्स होते हैं इसमें बहुत से होल्स होते हैं, ठीक है। और when the gas burns in the presence of air or oxygen, a series of clear blue cones are produced without yellow streaks. तो इसके जो आग प्रोड्यूस होती है इसमें, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। आप लोगों को वैसे तो पता होगा, तो बहुत बेसिक बातें हैं, ठीक है, कि जब आग को जब हम जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलती है। अगर आप आग को किसी डब्बे में या किसी चीज़ में बंद करें, बॉटल में बंद करें, एक मोमबत्ती को आग जलाएं और इसे किसी बॉटल में बंद करें तो वो खुद ब खुद बुझ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जब ख़त्म हो जाती है तो फिर आग बुझ जाता है, ऑक्सीजन के बगैर आग नहीं जलती। अ सीरीज़ ऑफ क्लियर ब्लू कोन्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट येलो स्ट्रीक्स। तो ये बर्नर क्या कर देता है, जब जो गैस हमने प्रोवाइड की होती है गैस, ठीक है, उस गैस को ये कंज्यूम करके आपको येलो स्ट्रीक्स वाली जो विदाउट येलो स्ट्रीक्स वाली जो आग होती है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ब्लू कोन्स होते हैं, कोन्स टाइप के, वो जो छोटे छोटे शोले होते हैं, ठीक है, कोन्स टाइप के, वो प्रोड्यूस करते हैं। द टेम्परेचर अचीव्ड इज़ यूजुअली इन द रेंज ऑफ 2000, दिस इज़ नॉट सेंटीग्रेड, दिस इज़ केल्विन, ठीक है, 2000 K when air and gas mixture is burned, ठीक है। In case of oxygen and gas mixture, the temperature in the range of 3000 may be achieved. This is also not 3 centigrade, this is 3000 K, ठीक है। Commonly used gas fuel is propane or natural sui gas, ठीक है। तो जो हम गैस यूज़ करते हैं, ये डायग्राम आप लोग देख लें, फ्यूल गैस जहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, जहाँ पर लिखा है यहाँ से हम गैस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ये इस तरह जाके जो बर्नर है इसके होल तक जाता है और यहाँ से फिर निकलता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर है वेवलेंथ सेलेक्टर, ठीक है। इट मे बी एन अप्रोप्रिएट फ़िल्टर और मोनोक्रोमेटर, ठीक है। ये जैसे पहले मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया कि ये फ़िल्टर होगी या मोनोक्रोमेटर होगी और एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट को पास होने देगी, ठीक है। बाकी लाइट को फ़िल्टर करके, बाकी लाइट को छोड़ के सिर्फ एक लाइट, जिस लाइट के लिए हमने सेलेक्ट की हो फ़िल्टर को, ठीक है। ये बर्नर है, ठीक है, देखें सारा ब्लू लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ये, और इसकी जो ऊपर वाला जो येलो हिस्सा है वो इसमें नहीं होता, ठीक है। फिर रिफ्लेक्टर क्या है, इट कलेक्ट्स द इमिटेड लाइट एंड रिफ्लेक्ट इट ऑन टू अ फोटो डिटेक्टर। ये क्या करता है, ये बाज़ फ्लेम फोटोमीटर्स में होते हैं, बाज़ में नहीं होते, ठीक है। तो जिनमें होते हैं इनका रोल ये होता है कि ये जो इमिटेड लाइट है उनको कलेक्ट करके और एक जगह पर कंडेंस करके और फोटो डिटेक्टर पर ये लाइट को थ्रो करती है, ठीक है। और फिर फोटो डिटेक्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें फिर आउटपुट देता है थ्रू आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या हो सकती है, गैल्वेनोमीटर हो सकती है या एक डिजिटल डिस्प्ले होती है कंसिस्टिंग ऑफ लेड्स, ठीक है, एलईडीज़। तो या डिजिटल डिस्प्ले हो सकती है या गैल्वेनोमीटर हो सकता है जो हमारी आउटपुट डिस्प्ले होगी, ठीक है। इसको हमने ऑपरेट किस तरह करना होता है, प्रिपेयर appropriate dilution of the test specimen and standard solution, ठीक है।
जब हम फोटोमीटर रन करते हैं तो सबसे पहले हमने इसका स्टैंडर्ड चलाना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड की हम एक्सटेंडेड वैल्यू रख के फिर हम उसको परफॉर्म करते हैं कि आया हमारी जो मशीन है, हमारी जो फ्लेम फोटोमीटर है, एनालाइज़र है, हमें स्टैंडर्ड की वैल्यू सही देती है या गलत, ठीक है। अगर सही देती है तो इसका मतलब है कि हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद हम अपनी टेस्ट रन कर सकते हैं, और टेस्ट के लिए हम डाइल्यूशन करके उसके लिटरेचर के हिसाब से फिर हम डाइल्यूशन करके और इसको परफॉर्म करते हैं। सिंस मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट स्पेसिमेन इन इज सीरम और प्लाज्मा, higher dilutions are required to reduce the viscosity due to proteins viscous solution cannot be nebulized adequately, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट कि हमने डाइल्यूट क्यों करना है सैंपल को, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सैंपल होती है वो विस्कस होती है, उसमें प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और उस वजह से वो थोड़ा थिक, हमारी जो प्लाज्मा होती है वो थिक होती है, और उसको हमने डाइल्यूट करना होता है ताकि जो नेबुलाइज़र है उसको इजीली स्प्रे करें, ठीक है, उसको इजीली फ्लेम पर स्प्रे करें। स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द इक्विपमेंट, स्विच ऑन करना होता है, फिर इसके बाद कंप्रेसर ऑन रखना होता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन या एयर प्रोवाइड हो। ओपन द गैस वेल एंड इग्नाइट द फ्लेम, ठीक है। गैस के जो वाल्व होते हैं, ठीक है, उसको ओपन रखना होता है, और इसके बाद फ्लेम को ऑन करते हैं। एडजस्ट एयर एंड गैस मिक्सर टू यील्ड क्लियर ब्लू कोन्स ऑफ फ्लेम, ठीक है। एयर और गैस को हमने एक ख़ास प्रोपोर्शन में रखना होता है ताकि जो हमारी फ्लेम जलेगी ताकि उसके ब्लू कॉन्स बने, ठीक है, ना कि हम उसको इतनी स्पीड दे कि इसके वाइटिश पार्ट्स बन जाएं, ठीक है। हमने इसको एक अंदाजे में रखना होता है। डिप द आउटर एंड ऑफ नेबुलाइजर कैपिलरी इन अ कंटेनर ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर एंड एडजस्ट द रीडिंग टू ज़ीरो, ठीक है। पहले हमने क्या करना होता है, इसको डीआयोनाइज वाटर सक करानी होती है मशीन को, ताकि मशीन ब्लैंक को सक करके, ब्लैंक में हमारे पास कोई कंटामिनेंट्स, कोई डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर ये कोई मतलब कंटामिनेंट्स वगैरह से किसी हर चीज़ से पाक है तो ये हमें तब ही ज़ीरो रिज़ल्ट देगी, ठीक है। इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट फ़िल्टर और सिलेक्ट द रिक्वायर्ड वेवलेंथ। फिर हमने क्या करना होता है, अप्रोप्रिएट फ़िल्टर मशीन में सेट करनी होती है, और इसके बाद रिक्वायर्ड वेवलेंथ सेलेक्ट करनी होती है। अगेन एडजस्ट द डिस्प्ले टू ज़ीरो विद द डीआयोनाइज्ड वाटर। जब हम ये सिलेक्शन करें जो फ़िल्टर और वेवलेंथ की सिलेक्शन, तो उसके बाद हमने फिर से डीआयोनाइज्ड वाटर सक करानी होती है मशीन को, ठीक है, और मशीन को ज़ीरो पे एडजस्ट करनी होती है। रिप्लेस कंटेनर ऑफ डीआयोनाइज्ड वाटर विद द कंटेनर ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड कैलिब्रेट। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो स्टैंडर्ड की बात की मैंने, ठीक है, वो हमें ब्लैंक के बाद ही रन करवानी होती है, ठीक है। और उसके बाद हमें जो स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट आनी चाहिए वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने सोडियम लगाना है, ठीक है, तो सोडियम के लिए हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी वो 50 ही आनी चाहिए, ठीक है। अगर 50 ना आए, इससे कम ज़्यादा थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन मतलब हो सकती है। जिस तरह अगर 50 स्टैंडर्ड वैल्यू है तो आपके पास 51 आ सकता है, 52 आ सकता है, या 48 या 49, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिसीट ज़ीरो विद डीआयोनाइज्ड वाटर। फिर से हमने डीआयोनाइज्ड वाटर को डीआयोनाइज्ड वाटर के साथ रिसेट करना होता है। हमें हर एक टेस्ट या हर एक स्टैंडर्ड के बाद ब्लैंक वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर मशीन को सक करानी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, रिप्लेस दिस कंटेनर विद कंटेनर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन। तो आखिर में हमने अपनी टेस्ट सोल्यूशन की जो ट्यूब होगी, जो कंटेनर होगी, उसको सक करानी होती है मशीन को, एंड नोट द रीडिंग आफ्टर इट्स स्टेबलाइज, ठीक है। तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो फ्लक्चुएट करती रहेगी कुछ देर के लिए। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट स्टेबलाइज हो जाए तो आपने समझना है कि ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, तो आपने उसी वक्त इसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। और फिर से क्या करना होता है, आपने फिर से डीआयोनाइज्ड वाटर मशीन को सक कराना होता है ताकि इसकी जो कैपिलरीज़ है और अंदर का मशीन का जो मिक्सर चैम्बर है, मिक्स चैम्बर, ठीक है, वो साफ़ हो और क्लियर हो जाए, ताकि उसमें हमारी जो रेमिनेंट्स हैं प्लाज्मा वगैरह के, और वो उसमें स्टक ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोज द गैस सप्लाई और स्विच ऑफ द कंप्रेसर, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, and read the result from standard curve or calculate it using the same formula as in spectrophotometry, ठीक है।
तो इसको हम फार्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास जो फ्लेम फोटोमीटर है वो हमें इतने सोफिस्टिकेट होते हैं कि वो हमें डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, ठीक है, कि आपकी जो सोडियम है वो इतनी है इतनी, और हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है और उसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पास एक बहुत पुराना टाइप का फ्लेम फोटोमीटर है तो आपने फिर उसकी वैल्यू थ्रू फार्मूला कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद इसके प्रिकॉशंस, ओनली डीआयोनाइज्ड वाटर इज़ टू बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने सिर्फ डीआयोनाइज्ड वाटर यूज़ करनी होती है, लेकिन बाज़ जगहों पर मैंने रीड किया कि उसमें हम डिस्टिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डीआयोनाइज्ड वाटर इज़ रिकमेंडेड। गैस रेगुलेटर नॉब शुड बी नियर मिनिमम बिफोर ओपनिंग द मेन गैस सप्लाई टू अवॉइड एक्सप्लोजन। तो गैस रेगुलेटर नॉब्स जो हैं वो और गैस सप्लाई ये करीब करीब होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और आप एक जगह से गैस को ऑन किया हो और दूसरी जगह से ऑफ़ किया हो, या दोनों जगह से आप ऑफ़ करें और खुदा न ख़ास्ता कोई हादसा बन जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको इनको करीब करीब रखनी होती है। मेंटेनेंस किस तरह करेंगे? गैस सप्लाई सुई गैस या सिलेंडर, ठीक है, उस जो फ्लेम फोटोमीटर होते हैं इसके साथ हमें कंप्रेसर भी मिलता है, ठीक है, और गैस सिलेंडर अलग से होता है, ठीक है। इसको हमने डेली चेक करना होता है। अगर कोई लीकेज हो या कोई और मसला हो, एंड क्वांटिटी ऑफ गैस लिफ्ट इन द सिलेंडर, और हम क्वांटिटी को चेक करेंगे, ठीक है, कि इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है। ऐसा ना हो कि हम टेस्ट के दौरान ही हमें गैस ख़त्म हो जाए और फिर हम इमरजेंसी में पड़ जाएं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बर्नर शुड बी क्लीन पीरियोडिकली। बर्नर को हम वक्तन फ़वक्तन चेक करेंगे, उसकी सफाई करेंगे टू रिमूव द डिपॉजिट साल्ट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो जो साल्ट्स वगैरह या प्रोटीन्स वगैरह या कोई और सब्सटेंस या डस्ट वगैरह हैं, ताकि वो साफ़ हो, ठीक है। और इसके बाद नेबुलाइज़र नीड्स टू बी क्लीन पीरियोडिकली। नेबुलाइज़र को भी हम पीरियोडिकली क्लीन करेंगे ताकि उसमें कोई ब्लॉकेज ना आए, इसमें कोई डस्ट वगैरह ना हो, ठीक है। और नेबुलाइज़र की सफाई इसलिए भी ज़रूरी होती है, अगर हम इसकी पीरियोडिकली सफाई ना करें तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स क्रिएट करेगा, ठीक है, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और वो स्मूथली और छोटे छोटे ड्रॉप्स इजीली ये क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं इसके बाद, चेंज द कैपिलरी ट्यूब इन क्लॉग और डिकलराइज्ड, ठीक है। जो कैपिलरी ट्यूब होती है इसमें अगर कोई क्लॉग आए या कोई क्लॉट्स वगैरह या कोई बन जाए, ठीक है, और ये ब्लॉक हो जाए या डीकलराइज हो जाए, तो हमने इसको चेंज करना है फिर, ठीक है। और उसके बाद कंप्रेसर नीड टू बी चेक्ड पीरियोडिकली फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। कंप्रेसर को हमने वक्तन फ़वक्तन चेक करना होता है, ठीक है, कि ये कंप्रेसर हमारा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई मसला कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब फ्लेम फोटोमीटर के बारे में था। तो अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, सो यू कैन आस्क, एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर वर्टेक्स मिक्सर, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।